आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। दिलीप मंडल की नियुक्ति रोक दी गई है, ये आज का बड़ा समाचार है। और दूसरा बड़ा समाचार ये है कि OPS की वापसी नहीं हुई है, और इसमें दो बड़े संदेश छुपे हुए हैं। और वो संदेश जो है वो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जो राष्ट्रवादी हैं, कि हमारे कई सारे जो दर्शक हैं वो जब हम राष्ट्रवादी लोग भारतीय जनता पार्टी या मोदी की आलोचना करते हैं तो वो व्यथित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि साहब आप आलोचना इतनी अधिक मत कीजिए। लेकिन ये जो आप सुखद परिणाम देख रहे हैं, जी हाँ, ये निश्चित रूप से सुखद परिणाम है कि घोर नीच जातिवादी दिलीप मंडल जैसा फर्जी OBC, जी हाँ फर्जी OBC, वो सूट बनिया है और OBC में कुछ बनियों को स्थान दे दिया गया है झारखंड और बिहार में, तो उस हिसाब से वो बनिया बन गया है। उसके जाति के लोग जो हैं वो कहीं कहीं मंडल भी लिखते हैं, कहीं कहीं जायसवाल भी लिखते हैं। और पहले भी आपने देखा वो केवल पैसे का खिलाड़ी है, और पैसे उसको जब मिले तो वो 2-3 महीने से ही भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बोलने लगा था। लेकिन उसके बाद आप देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का जब परिणाम आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया जिसमें उपवर्गीकरण किया, तो फिर वो किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के विरुद्ध बोल रहा था। अब मज़े की बात यह है कि दिलीप मंडल की ये जो बात बाहर निकली कि साहब इनको जो है अपॉइंटमेंट दे दिया गया है, जो कि तय हो गया था कि इनको अपॉइंटमेंट देना है। उसके बाद हमने इसकी वृहद और तीखी आलोचना की। उस आलोचना का सुखद परिणाम यह है कि अब उनको रोक लिया गया है, और जो पुराना जो सिस्टम जो चालू था जिसमें उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, तो वो पैसे के मतलब अपना जो उनका जो पेशा है दलाली का, वो पैसे लेके दलाली करते रहे, उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं। लेकिन भाई बात तो ये बड़ी हो गई कि वो जो दूसरा वाला जो साइड था उसकी निगाह से भी उतर गए। अब उनको दोनों तरफ से आलोचना फेस करनी पड़ रही है। हमारे जैसे आप जैसे तो आलोचना कर ही रहे हैं, और साथ में ज़ुबैर वाला जो पूरा क्लब है वो भी कूद पड़ा है। बीच में इन्होंने श्रीमान जी ने क्या किया कि 350 ट्वीट डिलीट कर दिए। अब 350 ट्वीट डिलीट करोगे भाई तो निगाह में तो आओगे ना, लोग देखेंगे कि तुमने पहले किस तरह की बातें कही थी। पहले तुमने नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा था, पहले तुमने RSS के लिए क्या कहा था, पहले तुमने सवर्णों के लिए क्या कहा था, पहले तुमने भगवान राम के लिए क्या कहा था, पहले तुमने भगवान शिव के लिए क्या कहा था, तो हिंदुओं के लिए क्या कहा था, हिंदुत्व के लिए क्या कहा था। वो सारे ट्वीट भाई जी ने डिलीट किए। लेकिन आप ये जानते हो हमारा जो चिड़ियाघर का भालू है वो इस मामले में तो एक्सपर्ट है। वो उसने फटाफट सारे पहले ही आर्काइव करके रखे हुए थे, और अब वो उनको एक एक करके निकाल रहा है, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हमारे प्रोफेसर दिलीप मंडल जी जो है उनकी जो भी कीर्ति थी OBC दलित समाज में वो भी धूल धूसरित हो गई। और अब ठीक है, एक जर्नलिस्ट की तरह अपना काम करते रहे, उसमें कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में एक और अच्छा काम ये हो गया कि भाई जो OPS NPS वाला झगड़ा जो चल रहा था उसको सरकार ने ठीक ठाक से सुलझा दिया। यदि भी बहुत सारे लोग जो हैं इसको U-टर्न करके और इसकी आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इस समय एजेंडा जो है वो राहुल गांधी का चल रहा है, थोड़ा बहुत इम्प्रेशन तो ऐसा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो वर्किंग ग्रुप था वो पहले से अपॉइंटेड था। वर्किंग ग्रुप चुनाव के पहले अपॉइंटेड था। इसी समय कर दिया होता तो और भी अच्छा रहता, तो कम से कम ये आरोप नहीं लगता कि आप जो है वो राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं और आप ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन UPS में
जो सबसे जो बड़ी बीमारी है ओपीएस की, वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। उसमें एनपीएस में कुछ निहित फ़ायदे हैं। अगर मान लीजिए मुझको एनपीएस और यूपीएस में ऑप्शन दिया जाए तो मैं ये निर्णय जो है वो बाज़ार को देख कर करूँगा, क्योंकि एनपीएस का जो कॉर्पस है उसका इन्वेस्टमेंट बाज़ार में होगा, और बाज़ार में यदि अधिक रिटर्न आता है, 20% 25% रिटर्न आता है, जो इस समय अमूमन यही चल रहा है कि बाज़ार में रिटर्न जो है वो 20% से 25% आ रहा है, तो भाई एनपीएस में ही फ़ायदा है। आखिरकार आपको तो 10% ही देना पड़ता है ना उसका। आपको अपने सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो आप 10% कंट्रीब्यूशन देते हैं। सरकार पहले 14% दे रही थी एनपीएस में, शुरुआत 10% से ही हुई थी, मैचिंग था। उसके बाद सरकार ने उसको 14% तक बढ़ा दिया था। अब यूपीएस में वही बढ़ के 18.5% हो जाएगा। कॉर्पस सरकार के पास रहेगा, बाज़ार में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और कुछ मिनिमम 25 साल की सर्विस मिनिमम कर दी गई। 25 साल की सर्विस के बाद में 50% पेंशन जैसे पहले मिला करती थी ओपीएस में, उसी तरह से मिलती रहेगी। लेकिन जो ओपीएस की जो समस्या थी सबसे बड़ी, वो ये थी कि भाई पेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी, पेंशन का जो बोझ था वो सरकारों के ऊपर बढ़ता जा रहा था। मैंने तो यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखा था, और यही हम कैलकुलेट करते थे कि भाई इसी तरह से देखिए एवरेज एज बढ़ती चली जा रही है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है। जो पहले ऑन एन एवरेज सरकारें जो थी वो 10-12 साल तक दिया करती थी पेंशन, वो अब 20-20 साल जो है वो एवरेज हो गया है। साथ में फैमिली पेंशन भी देनी पड़ती है। तो इन सारे कामों से सरकार के पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराई जा रही थी। यही आपने देखा, जो डिफेंस पेंशन के साथ भी यही हुआ, और डिफेंस पेंशन के साथ भी इसीलिए जब बाद में आपके ओआरओपी हुआ तो इसीलिए उसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई खाली सरकारी कर्मचारी थोड़ी सब कुछ है। कितने सरकारी कर्मचारी, कितने हैं? सरकारी नौकरी केवल इस समय राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को सारी की सारी मिला लीजिए तो 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से कम का मतलब हुआ कि भाई आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 1% है लगभग। 1% लोगों के लिए 99% लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। एक बात चलिए, पेंशनेबल आप मान लेंगे, उसमें तो संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पेंशन वाले जो हैं वो वर्किंग लोगों से लगभग बराबर होंगे, या हो सकता है अधिक भी हो जाएं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। तो ये जो बीच का रास्ता निकाला है वो पूरी तरह से उचित है, और ऑप्शन भी दिया हुआ है। और मैं अभी भी कहूँगा कि जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है, जिस तरह से भारत की प्रगति अगले 20-30 वर्ष में दिखाई दे रही है, और एनपीएस में ही रहना फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि एनपीएस में कोई लिमिट नहीं है। एनपीएस में आपको जो रिटर्न है वो यूपीएस से अधिक भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। तो यूपीएस में फिक्स कर दिया गया भाई 50% सैलरी मिलेगी, फैमिली पेंशन जो है वो 60% मिलेगी, और आप 10 वर्ष बाद छोड़ेंगे तो भी आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगा। और जो इंडेक्सेशन है, यानी कि जो आपकी डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं डीए, वो भी मिल जाएगा। तो इसमें कुछ फीचर्स ओपीएस के आगे, कुछ फीचर्स जो हैं वो एनपीएस के। मुझे लगता है कि इसको भी सरकार को एक काम तो करना चाहिए भाई, कि ये जो यूपीएस में भी जो पैसा इकट्ठा होता है उसको भी मार्केट में तो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के जो रिटर्न आते हैं ना वो और किसी से नहीं आ सकते। सरकार यदि इसको मान लीजिए किसी को कहीं भी इन्वेस्ट करेगी, किसी बैंक में रखेगी, फिक्स डिपॉजिट भी करेगी, तो 7-8% रिटर्न आएगा, मार्केट से 20% रिटर्न आएगा। तो ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, यूपीएस में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि
कंट्रीब्यूशन तो अभी भी लेना पड़ेगा। बिना कंट्रीब्यूशन के पेंशन जो है वो तो एक जिसको हम कह सकते हैं कि विनाश का एक बिल्कुल परिचायक है, पूरी तरह से विनाश हो जाएगा यदि आप खुली पेंशन देते रहे ओपीएस को। जिन्होंने दी है वो अब दे भी नहीं पा रहे। हमारे राजस्थान में पेंशन देना बंद हो गया था, कुछ दिनों से पेंशन ही नहीं दे पाए क्योंकि साहब ओपीएस पे चले गए। तो ये कह सकते हैं कि भाई जो आलोचना हुई थी यू टर्न के लिए, उस आलोचना का प्रभाव पड़ा है और इस प्रभाव का मैं ये कहूँगा कि ये दिखाता है कि भाई सरकार जो है अभी भी अपने सपोर्टर्स की, अपने वोटर्स की सुन तो रही है। चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि भाई जो है अपनी जो बात है वो खुल के कहें। जैसे जातीय जनगणना की बात ये कर रहा है पप्पू, इसकी पूरी की पूरी कैंपेन फेल हुई है जातीय जनगणना वाली। केवल 2 जगह के परिणामों से यह अर्थ न निकाल लिया जाए कि इनकी जातीय जनगणना की गणित जो है वह सफल हो गई है। उत्तर प्रदेश में सीटें कम आने के अलग कारण हैं, महाराष्ट्र में सीटें कम आने के अलग कारण हैं और वो तात्कालिक और लोकल हैं। उनका इस जातीय जनगणना वाली कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो मध्य प्रदेश और बिहार में, और बिहार जो सब सर्वाधिक जातिवादी है, वहाँ पे इस प्रकार के परिणाम नहीं आते और बंगाल में आपके अनुकूल परिणाम आते हैं क्योंकि बंगाल में जो सरकार है वो भद्रलोक की सरकार है और मुसलमानों की सरकार है। और जो जातीय जनगणना से जिन समूहों को लाभ होना था वह आपके साथ उतनी उस तरह से खुल के नहीं आए जैसे पहले आए थे। और जो 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया था वो सुपर फ्लॉप हुआ था। इसलिए ध्यान रहे कि जातीय जनगणना का पब्लिक में किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खुल के उसका विरोध करना चाहिए सैद्धांतिक रूप से। इसमें जो है वो दबी छुपी बातें करके नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।